गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र भावसार आपका फिजिक्स ट्यूटर। आज हम क्लास 11 फ्रॉम प्रज्ञा एकेडमी। आज हम क्लास 11 के लिए ठीक है बात करेंगे इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन में हम कैलकुलेशन ऑफ एरिया यानी क्षेत्रफल, इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन से हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एरिया ठीक है के बारे में हम बात करेंगे। बच्चों बात क्या है, सपोज करो कि आप वक्र के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मैंने बोला वक्र इज इक्वल टू होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये वक्र होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट, मीन्स अदिश गुणनफल जो होता है वो वक्र के इक्वल होता है, यानी वर्ग के इक्वल होता है। बच्चों यहां पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, देखें ये 10 न्यूटन फोर्स है और ये ऑब्जेक्ट ए को हम बी तक 10 मीटर डिस्प्लेस करते हैं। कितने मीटर डिस्प्लेस करते हैं? 10 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, इसलिए हम सिंपल वक्र यानी कि कार्य को ठीक है बोलेंगे 10 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर इज इक्वल टू हुआ बच्चों 100 न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू हुआ 100 जूल। ठीक है, ये वक्र आया। तो बच्चों यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट फोर्स 10 न्यूटन अप्लाई किया किसी ऑब्जेक्ट पर, यानी किसी वस्तु पर हमने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद 10 मीटर उसको डिस्प्लेस किया। जब हमने उसको 10 मीटर डिस्प्लेस किया तो वक्र आया हमारे पास कितना? 100 जूल। कितने जूल आया? 100 जूल। अब बच्चों लोग आपको यहां पर ये समझना चाहिए कि जब ये 100 जूल वक्र आया जो कि हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, ठीक है। अब बच्चों बात क्या है कि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो इस एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं हम। क्या ले रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस एक्सिस पर वाई एक्सिस पर हम फोर्स लेते हैं, तो एक कांस्टेंट फोर्स आएगा अप टू कहां तक? x इक्वल टू 10 मीटर तक। बीच में मैं x इक्वल टू 5 कर देता हूं। तो मैं यहां पर ये शो करना चाहता हूं कि यहां पर आप देखें x इक्वल टू 0 पर जब फोर्स अप्लाई किया गया तब 10 न्यूटन था, x इक्वल टू 5 पर भी फोर्स 10 न्यूटन था और x इक्वल टू 10 पर भी फोर्स 10 न्यूटन था। कांस्टेंट फोर्स के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों बात क्या है, देखें अगर मैं ये एरिया कैलकुलेट करता हूं, यहां पर ये जो लाइन है ये ग्राफ है, यानी कि ये जो लाइन है इस लाइन को हम ग्राफ बोलते हैं, यानी कि ये लाइन जो है ये लाइन फोर्स डिस्प्लेसमेंट के लिए ड्रॉ की गई है, यानी कि ये ग्राफ है। ग्राफ में यहां पर ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है। अब बच्चों बात क्या है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ यानी कि ये लाइन, यानी ठीक है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ और एक्स एक्सिस मींस डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच ये एरिया मुझको फाइंड आउट करना है, ये एरिया मुझे निकालना है। तो बच्चों आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये तो रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगुलर है तो आप कहेंगे सर रेक्टेंगुलर का एरिया तो होता है ठीक है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ हो गई इसकी 10 मीटर और विड्थ हो गई इसकी 10 न्यूटन। फिर वापस से ये तो 100 न्यूटन इंटू मीटर आया, जिसको हम 100 जूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जूल। जबकि ये हमने ठीक है ध्यान दें ये 100 जूल हमने क्या निकाला है बच्चों? एरिया कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया? एरिया। यानी कहने का मीनिंग ये हुआ बच्चों, समझे आप बात को, कि अगर हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट फोर्स वाई एक्सिस पर फोर्स लें, एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट लें, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर है तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच जो एरिया होगा या एक्चुअली जो एरिया कवर्ड होता है, जैसे यहां पर ये एरिया कवर्ड हुआ, ठीक है, ये एरिया घिरा हुआ है, तो ये जो क्षेत्रफल घिरा हुआ है यानी ये जो एरिया कवर्ड है वो एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां पर ये जो एरिया है ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है? वक्र। किसको रिप्रेजेंट करता है? वक्र को। वक्र मीन्स
कार्य को रिप्रेजेंट करता है, और ये कितना हुआ 100 जूल। क्लियर। अब बच्चों बात क्या है, ध्यान से सुने कि यहां तो मैंने कांस्टेंट फोर्स लिया था, ठीक है, और ये बात आपने एरिया कैलकुलेट किया, और एरिया कैलकुलेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट वर्क, ठीक है, कर्व और फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच जो एरिया कवर्ड होता है वो एरिया एक्चुअल में वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। ये बात हमने अभी मैंने आपको सिखाई, आपने सीख ली, आपको पता पड़ गया कि हाँ सर चलो ठीक है, मान लिया आपके बात जो कह रहे थे वो बात सही थी, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्या है बच्चों, देखो बच्चों बात क्या है कि जरूरी थोड़ी ना है कि ऑब्जेक्ट पर कांस्टेंट फोर्स ही लगे। सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट को मैं x1 से x2 तक क्या करता हूं, डिस्प्लेस करता हूं, और फोर्स इस एक्सिस पर फोर्स है, ठीक है, इस एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। अब बच्चों बात क्या है, ध्यान से देखें कि यहां पर ये आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसको बोलेंगे हम फोर्स, थोड़ा सा मैं यहां पर की जगह यहां लिख देता हूं इसको, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, ठीक है। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच ये एरिया हुआ। ध्यान दें, यहां पर मैंने जो फोर्स लिया है बच्चों, वो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो फोर्स है, सपोज करो कि ये 5 न्यूटन है, और ये जो है यहां तक आ गया फोर्स, और ये फोर्स जो है सपोज 10 न्यूटन। मीन्स यहाँ पर 5 न्यूटन 10 न्यूटन मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि मैं आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि देखो यहां से फोर्स स्टार्ट होता है, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं जो पहले x1 पर था, 5 न्यूटन से स्टार्ट होता है, फिर फोर्स इंक्रीज होता है, फिर यहाँ पर डिक्रीज भी हो जाता है, यहाँ पर इंक्रीज होता है, तो ये मैक्सिमम जैसे सपोज करो कि ये 7 न्यूटन तक जाता है, यहाँ तक 7 न्यूटन, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होता है, फिर यहाँ पर कम हो जाता है वापिस, फिर उसके बाद वापिस से फोर्स इंक्रीज होता है, और फाइनली 10 न्यूटन तक पहुंचता है, जब तक एक्चुअल में ऑब्जेक्ट आपका x2 तक मूवेबल हो जाता है। मीन्स यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अब फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अब कांस्टेंट नहीं है तो ये एरिया अंडर द कर्व आया, इसको बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व, यानी कि जो आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व है, ठीक है, उस कर्व के नीचे वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये कवर्ड एरिया है जो मैंने आपको यहाँ पर लाइनों से बताया। ये कवर्ड एरिया जो है वो वर्क डन को बताएगा, ठीक है। अभी हमने देखा था किसको बताएगा, ऊपर लिख दे रखा है, ये जो एरिया है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब बच्चों बात क्या है, ध्यान दो ये कि ये एरिया कैलकुलेट कैसे हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये एरिया कैसे कैलकुलेट हो, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये एरिया बहुत अच्छे से कैलकुलेट हो, ठीक है, इसके लिए हम आपसे, अगर मैं कहूं आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूं कि आप बताओ इस एरिया को कैलकुलेट कर लोगे क्या, तो आप मना कर दोगे। इससे पहले जो एरिया था वो रेक्टेंगुलर था, यानी आयत बन रहा था, तो आपने उसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन अब ये एरिया आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं क्या, नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये शेप आपने कभी पढ़ी ही नहीं है इस तरह से, ठीक है ना। तो अब बच्चों बात क्या है कि जब फोर्स वेरिएबल यानी कि फोर्स का मान नियत नहीं है, तब हम क्या करेंगे उसके बारे में बात की जा रही है। देखो अब मैं समझाता हूं आपको, यहां पर इस जगह पर ध्यान देंगे हम। यहां पर क्या करता हूं बच्चों में, एक छोटी सी इसके बिल्कुल पास में एक लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसे, ये छोटी सी एक स्ट्रिप मैंने ली, ये स्ट्रिप, ठीक है। ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप की विड्थ जो है वो मैंने dx ली, कितने ली, dx, और यहां पर ये dx जो विड्थ है, ठीक है, इस dx विड्थ के लिए हम यहां पर फोर्स को कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि देखो ये यहां से ज्यादा
ठीक है, आगे बढ़ भी नहीं रहा है, तो फोर्स सपोज करो कितना है F, ठीक है, यानी कांस्टेंट न्यूटन जो 7 न्यूटन था वो फोर्स था, सपोज करो ये 7 न्यूटन। तो कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब बच्चों मैं आपसे यूं कहता हूं कि ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप जो है, इस स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करो। ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप के एरिया के बारे में बताता हूं मैं आपको। ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा बच्चों, ठीक है। ये स्ट्रिप जस्ट लाइक एक रेक्टेंगुलर टाइप है, तो लेंथ कितनी हो गई इसकी, फोर्स F, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना dx। ये जो छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए, क्योंकि इस एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स F क्या रहेगा, कांस्टेंट। जब F छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स F कांस्टेंट रहेगा, तो ये जो एरिया आया है, ये एरिया भी बहुत छोटा सा ही होगा। यानी कहने का मीनिंग ये हुआ बच्चों कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्कडन भी स्मॉल ही हुआ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्कडन भी क्या हुआ, स्मॉल ही हुआ। तो स्मॉल वर्कडन हमने लिख दिया। अब बच्चों बात क्या है, ध्यान दो, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमको पूरा ये जो एरिया है कंप्लीट ये कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमने एक स्ट्रिप ली है, इस स्ट्रिप का एरिया DW हमको पता पड़ गया कितना, यानी कि ये जो स्ट्रिप थी, इस स्ट्रिप का एरिया कितना आया, DW इज इक्वल टू F.F dx, ठीक है। अब बच्चों बात क्या है, यहां ध्यान दो, ठीक है। यहां पर मैं ऐसी की ऐसी एक छोटी स्ट्रिप यहां पर भी एज्यूम करता हूं, ये ऐसा, ये एज्यूम की मैंने, ठीक है, ये वाली। सबसे पहले जहां x1 था वहां पर ये छोटी सी स्ट्रिप एज्यूम करी। अब बच्चों बात कर क्या है कि ऐसी ये जो स्ट्रिप्स हैं, जैसे मैं यहां और बना देता हूं, ठीक है, एक बीच में यहां भी बना देता हूं, ठीक है। ये जो स्ट्रिप्स हैं, ऐसी स्ट्रिप्स में पूरे इस एरिया में बना देता हूं, ठीक है। अगर मैंने इस पूरे एरिया में ये स्ट्रिप्स बना दी तो बच्चों कंप्लीट ऐसे, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो पूरा एरिया कवर हो गया, ठीक है। अब बच्चों बात क्या है कि ये x1 पर मैंने एक स्ट्रिप बनाई और x2 पर एक स्ट्रिप बना दी ऐसे, ठीक है, और उसके बाद एक स्ट्रिप, दो स्ट्रिप, तीन स्ट्रिप, इस तरह से इन्फिनिटी स्ट्रिप्स हैं। कितनी स्ट्रिप्स हैं, इन्फिनिटी स्ट्रिप्स हैं, इन सभी इन्फिनिटी। अब बच्चों काम की बात आ जाते हैं कि हमको ये एरिया कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो हमने देखा कि छोटी सी स्ट्रिप, ठीक है, देखो DW इज इक्वल टू था F.dx, ठीक है, ये छोटी सी स्ट्रिप का एरिया था, ठीक है। अब इस छोटी सी स्ट्रिप का जो एरिया था, ठीक है, लेकिन हमको ये कंप्लीट यहां से लेके यहां तक का एरिया निकालना था, तो उसके लिए होल वर्कडन मीन्स होल एरिया इज इक्वल टू, हम करेंगे इंटीग्रेशन, यहां लिख दूंगा मैं DW, क्या लिख दूंगा, DW मीन्स, ठीक है, स्मॉल एरिया जो कि स्ट्रिप का था। लेकिन ये स्मॉल एरिया जो स्ट्रिप्स हैं, ये मैंने x1 टू लेके x1 से मानना स्टार्ट करी और x2 तक मानना स्टार्ट करी, ठीक है, x1 से स्टार्ट की और x2 तक मैंने इसको मानी। तो बच्चों अगर मैं ये सारी स्ट्रिप्स, यहाँ पर ये एरिया है, ये इंटीग्रेशन है, अगर मैं इस एरिया का सम कर दूं, ठीक है, ये जो स्ट्रिप्स थी इन सभी स्ट्रिप्स के एरिया का सम कर दूं, कहां से कहां तक, x1 से लेके x2 तक अगर मैं सम कर दूंगा, ठीक है, तो कंप्लीट एरिया निकल आएगा। क्या बात समझ में आई, कंप्लीट एरिया निकल आएगा, ठीक है। यानी कहने का मीनिंग ये हुआ बच्चों कि, यानी कहने का मीनिंग ये हुआ बच्चों कि इंटीग्रेशन एक ऐसा मेथड है जिससे कि हम, ठीक है, किसी भी शेप जो होती है उस शेप का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मीनिंग ये हुआ बच्चों कि यहां पर ये वेरिएबल फोर्स के लिए, या आगे हम वर्क एनर्जी पावर में भी पढ़ेंगे, वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन इज इक्वल टू x1 टू x2 F.dx होता है, जहां पर ये फोर्स जो है वो एक्चुअल में क्या है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है।
तो इस तरह से एक्चुअल में इंटीग्रेशन जो है यहाँ पर, अब मैं मोटी मोटी बात बता देता हूँ आपको, ठीक है, मोटी मोटी बात समझो। ये इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है समेशन, यानी कि ऐड करना, आप इसको एडिशन मान सकते हैं। यहां पर लिखा मैंने DW, ठीक है, ये DW का क्या मीनिंग था, FDX, ठीक है, कहां से कहां तक आप एक्चुअल में, ठीक है, इस DW को यानी कि इस स्मॉल एरिया को ऐड करना चाह रहे थे x1 से लेके x2 तक, तो आपको x1 से लेके x2 तक ये जो स्ट्रिप थी, ठीक है, इस तरह की स्ट्रिप्स आपको x1 से लेके x2 तक एग्ज्यूम करनी पड़ती हैं, और आप अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो कंप्लीट एरिया निकल के आता है, ठीक है। अब ये बात मैंने आपको समझाई, क्लियर। अब बच्चों बात क्या है, मैं यहां पर आपको और समझाता हूं। होता क्या है बच्चों, देखो ध्यान दो कि मैंने एक f इजिकल टू 2x लिखा, क्या लिखा, f इजिकल टू 2x, मैंने एक फोर्स लिखा, क्योंकि यहाँ पर x डिस्प्लेसमेंट है, f फोर्स है, जो कि फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ, ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। x इजिकल टू 2 लेता हूँ तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 2 यानी कि 4 न्यूटन है, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूं तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 3 6 न्यूटन हो जाएगी, क्लियर। यानी कि आप समझ रहे हैं इस बात को कि जैसे जैसे हम x बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फोर्स भी एक्चुअल में इंक्रीज हो रहा है, मीन्स फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अब बच्चों यानी कि हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, अब मैं आपको ये काम करके बताता हूं। हमने क्या किया, यहाँ x लिखा, यहाँ f लिखा। x की वैल्यू मैंने 0 ली तो फोर्स की वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू 1 ली तो मैंने फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 2। फिर x की वैल्यू मैंने 2 ली तो f की वैल्यू कितनी हो गई, 4, क्लियर। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। हमने ग्राफ ड्रॉ किया ऐसे, इस एक्सिस पर x ले लिया, इस एक्सिस पर f ले लिया, ठीक है। सबसे पहले x इजिकल टू 0 पर फोर्स, इस एक्सिस पर फोर्स है, इस एक्सिस पर x है, x मीन्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सबसे पहले x इजिकल टू, तो सबसे पहला पॉइंट तो ओरिजिन पे आ गया, x इजिकल टू 1 पे 2 है, ये 1 ये 2 ले लेते हैं, ये x इजिकल टू 1, फिर ये पॉइंट आ गया। फिर 2 पर 2 4 है, ये 3 और ये 4, ये x इजिकल टू 2, इस तरह से, ठीक है। अब बच्चों बात क्या है यहां पर, ये क्या है, ये f इजिकल टू 2x, ठीक है, f और x के बीच में ये ग्राफ है, f इजिकल टू 2x, क्लियर। अब बच्चों बात क्या है, ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, कि आप ये एरिया कैलकुलेट करें, x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू 2, यहां पर लिख देता हूं x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू 2, ये x और y कोऑर्डिनेट नहीं है, ये x के लिए ही बता रहा हूं मैं, ये इंटरवल है। इस इंटरवल के लिए x इजिकल टू 0 टू 2, इस इंटरवल के लिए, ठीक है, आपको x एक्सिस पर 0 से x इजिकल टू 2 तक, ये जो इंटरवल है इसके लिए आपको, ठीक है, ये एरिया कैलकुलेट करना है। सपोज तो ये एरिया तो जानते हैं आप, ट्राइंगल है, ट्राइंगल है तो क्या आएगा, वर्क डन, सॉरी एरिया, हालांकि ये एरिया जो है वो वर्क डन को ही बताएगा, हाफ, क्लियर। फिर क्या बोलेंगे अपन, बेस, बेस कितना है 2, हाइट कितनी है, हाइट बताओ 4, ठीक है। यहाँ पर ये जो 2 है वो मीटर में लिखता हूं मैं, आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा, अच्छा। और यहाँ पर ये 4 फोर्स है यानी कि न्यूटन। तो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2, बेस हो गया 2 मीटर, हाइट होगी आपकी 4 न्यूटन, ये न्यूटन, ठीक है।
तो बच्चों अगर हमने यहाँ पर देखें तो एरिया मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू आया 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 4 न्यूटन इंटू मीटर मीन्स हुआ 4 जूल। क्लियर, कितना हो गया 4 जूल। तो बच्चा लोग आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो एरिया है वो एरिया कितना आया बच्चों 4 जूल आया। कितना जूल आया 4 जूल। अब बच्चों बात क्या है, चलो ये तो हमने ज्योमेट्री से किया, ठीक है, अब मैं इन सबको मिटा देता हूं। आप तो ये बताएं, अब आपके पास फोर्स की इक्वेशन है और आपको इंटरवल दिया है 0 से 2, इस इंटरवल, ये क्या है बच्चों एक्स एक्सिस पर, यानी कि ठीक है जो एक्स एक्स जिस पर आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे थे, डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इंटरवल है, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम वर्क डन W इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या लगाएंगे 0 से 2, ये लिमिट लगा दी, एक्स एक्सिस का 0 से 2 तक के लिए निकालना था। आप यहाँ लिखेंगे एफ डी एक्स, पहले मैं DW लिख दूं भले, ये DW इज इक्वल टू 0 to 2 एफ डी एक्स। एफ क्या है आपका, ये एफ डी एक्स। चलो फिर इंटीग्रेशन 0 to 2, एफ की वैल्यू बोलो 2x dx, फिर कितना आया 2 इंटीग्रेशन x dx 0 to 2, ठीक है। क्या आंसर आएगा, चलो उधर ही ले लेते हैं 2, इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये 0 ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। क्या आंसर आया, ये जो x है इस x के प्लेस पर 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आंसर आया 4, क्या आया ये जूल, ठीक है। आपने यहाँ पर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीटर में, तो ये आंसर कितना आया 4 जूल। बोलो सेम आंसर आए कि नहीं आए, आए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है कि हम इसलिए एक्चुअल में इंटीग्रेशन जो है उससे एरिया को कैलकुलेट करते हैं। अब बच्चों कैलकुलेशन ऑफ एरिया में हम बेसिक, ये मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया आपको, ये कंसेप्ट था कैलकुलेशन ऑफ एरिया, ठीक है। आपको प्रैक्टिस के लिए देखो, मैं आपको y इज इक्वल टू साइन एक्स, जैसे वहां पर फोर्स और x था, यहां पर y और x हो गया, ठीक है। अब मैं इंटरवल देता हूं आपको, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं अपन क्लियर करने के लिए, इंटरवल ऑन y एक्स, सॉरी x एक्सिस इज 0 to 5, ठीक है, ये इंटरवल है। इस इंटरवल के लिए आपको एक्चुअल में एरिया कैलकुलेट करना है। तो पहले तो मैं अपन ग्राफ बनाते हैं बच्चों। देखो आपको यहां पर मैं बताता हूं, ये एक्स एक्सिस, ये हो गई बच्चों वाई एक्सिस, ठीक है। साइन के बारे में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आप बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यूज भी जानते हैं, तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। साइन का जो ग्राफ होता है बच्चों वो इस तरह से चलता है, ऐसे कैसे चला। सबसे पहले यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस पर अपन ने थीटा यानी कि एंगल लिए, क्या लिए एंगल, ठीक है, यानी कि एक्स यहाँ पर एंगल ही है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 0 डिग्री एंगल लिया, फिर मैंने यहाँ पर π/2 यानी कि 90 डिग्री एंगल लिया, फिर यहाँ पर मैंने पाई यानी कि 180 डिग्री एंगल लिया, फिर मैंने यहाँ के लिए ये पाई एंगल है, फिर यहाँ के लिए मैंने 3π/2 एंगल लिया और यहाँ के लिए मैंने 2π एंगल लिया, ठीक है। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब बच्चों बात क्या है, 90 डिग्री मीन्स एक्चुअल में आप समझ सकते हैं साइन 90 डिग्री, y इज इक्वल टू साइन x की वैल्यू 0, तो कितना आंसर आया, यानी कि पहला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद π/2 लिखेंगे, तो π/2 साइन π/2 90 डिग्री, यानी कि कितना आंसर आया +1, ठीक है, तो +1 आ गया। फिर उसके बाद साइन पाई की वैल्यू लेंगे तो कितनी आएगी 0, ठीक है।
चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ y इक्वल टू साइन पाई। साइन पाई मीन्स 180। 180 की वैल्यू कितनी आएगी? 0। फिर उसके बाद दिया हमने साइन 3π/2। 3π/2 मीन्स 270। कितना आंसर आएगा? माइनस। फिर y इक्वल टू साइन लिया हमने 2π। 2π मीन्स 360। 360 की वैल्यू वापस से 0। ठीक है, जिन बच्चों को एएसटीसी रूल आता है वो बच्चे समझ गए होंगे कि ये क्या कहानी है। ठीक है, यानी ओवरऑल देखो 0 to 90 आप जानते ही हैं। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू +1 होती है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो साइन पाई की वैल्यू 0। 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 3π/2 की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, देखो ये क्या है कि ओवरऑल अपन ने ग्राफ बनाया। वापस से मैं एक बार बताता हूँ ताकि क्या है आपको गपड़ सपड़ नहीं नजर आए। ठीक है, और आपको क्लियर बात नजर आए। ओवरऑल बात ये कि साइन का ग्राफ इस एक्सिस पर अगर आप y इक्वल टू साइन x है, ठीक है, और यहाँ पर x जो है वो एंगल में आप रख रहे हैं, तो आपका जो ग्राफ है वो इस तरह से होता है जहां पर साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 और साइन की, ठीक है, नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। ठीक है, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ हो जाता है 3π/2, यहाँ हो जाता है आपका 2π ऐसे। ठीक है, अब बच्चों ये ग्राफ है आपका, ध्यान से समझना आप बात को। ठीक है, ये ग्राफ के बारे में मैंने चर्चा करी है, इतनी सारा ये ग्राफ है। अब आपसे कहा जा रहा है कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा था कि इंटरवल जो है वो इंटरवल 0 to π। क्या है बच्चों? 0 to π। यानी कहने का मतलब ये रहा 0, ये रहा पाई, ये एरिया चाहिए, क्योंकि आपका ये ग्राफ, ये एरिया कैलकुलेट करना है बस। अब बच्चों ये जो एरिया कैलकुलेट करोगे तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये कोई शेप नहीं है आपके लिए जिसका एरिया आप कैलकुलेट कर दें। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना ही पड़ेगा। इंटीग्रेशन ही इस क्वेश्चन को कर सकता है। y dx करें आप, लिमिट लगाएं। यहाँ पर अगर x है तो x की लिमिट लगेंगी 0 to π। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं हम? एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? एरिया। यहाँ पर लिखा मैंने 0 to π y की वैल्यू कितनी है? साइन x dx। क्या आंसर आया बताओ? -cos x। इसको हमने 0 to π कैलकुलेट किया। ठीक है, वहां पर देखो ये एरिया पर आ जाता हूं मैं वापस, माइनस, अब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा x के प्लेस पे पाई, माइनस, फिर -cos x के प्लेस पे जो लोअर लिमिट 0, ये बड़ा वाला ब्रैकेट। आंसर आएगा -cos π। cos π की वैल्यू कितनी होती है? -1, माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस, cos 0 की वैल्यू +1। कितना आंसर आया बच्चों? माइनस माइनस प्लस, और प्लस कितना हो गया? 2। तो बच्चों हमने ये एरिया कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू आई बच्चों +2। कितनी वैल्यू आई? +2। ठीक है, अब बच्चों बात क्या है, ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि आप तो, ठीक है, ये वाला एरिया कैलकुलेट करें π से 2π, तो जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये है। ठीक है या नहीं है? है, 100% है। लग रहा है कि सर हमको तो लग रहा है ये 100% वही एरिया है। तो बच्चों यहाँ पर अगर इसका आंसर +2 आया तो इसका आंसर -2 आना चाहिए। ठीक है, करके देखते हैं। चलो, तो यहाँ पर मैं लिमिट लगा देता हूँ अब π से 2π, ये π से 2π। ठीक है, तो π से 2π जब लिमिट लगेगी तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऐसे, साइन x, वही y dx, लिमिट कहाँ से? π से 2π। ठीक है, क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट एरिया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन π से 2π साइन x dx। ठीक है,
तो एरिया क्या आया बच्चों, देखो क्या आ जाएगा, साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, लिमिट पाई से 2 पाई, ठीक है। तो माइनस कोस 2 पाई, माइनस माइनस प्लस, अब मैंने डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस कर दिया, कोस पाई, ठीक है। तो यहां आया माइनस कोस 2 पाई, कोस 360, ठीक है। कोस 360 की वैल्यू आप निकालेंगे तो आएगी +1, जो वैल्यू क्लोज 0 की होती है वही 360 की होती है। फिर लिखा हमने कोस कितना, पाई, कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो हमने देखा कि आंसर आया -2, आया कि नहीं, ठीक है। अब बच्चों देखो मैंने ये 2 क्वेश्चन आपको करके बताया, ठीक है। एक में आंसर आया +2, एक में आंसर आया -2, ठीक है। अब बच्चों वापस से बात करते हैं, देख फिर मैं ये ग्राफ बना देता हूं आपके लिए ऐसे, यहां पर 2 पाई, यहां पर पाई, यहां पाई/2, यहां पर 0, यहां पर 3 पाई/2, इस तरह से ये +1, ये -1, ऐसे ये +1 और ये -1, ठीक है। अब बच्चों बात क्या है, हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि 0 to पाई अगर हम करते हैं तो ये ऊपर वाला जो एरिया है, ठीक है, वो +2 आया था, नीचे वाला -2 आया। अगर टोटल एरिया अपन ऐड कर दें तो यानी कि अगर मैं यहाँ 0 से 2 पाई निकालूं तो आंसर फिर 0 आना चाहिए, क्योंकि ये +2 है और ये -2 है, अभी कैलकुलेट किया था हमने, तो आंसर ये -2 है। कितना आंसर आना चाहिए, 0, ठीक है। तो अब बच्चों हम करते हैं, ठीक है, क्या है, साइन एक्स dx, बोलो कहां से कहां तक लिमिट लगाऊं, 0 to 2 पाई, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एरिया, जिसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0, देखें आती है क्या, माइनस कोस एक्स, लिमिट लगाई 0 to 2 पाई, ठीक है, माइनस कोस COS कोस, ठीक है, 2 पाई, माइनस माइनस प्लस, कोस 0 माइनस कोस 2 पाई 360, कितनी वैल्यू, +1, कोस 0 +1, क्या आंसर आया, 0। ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, 0 आया कि नहीं। चलो और बात करते हैं, चलो देखो कि सर आप तो ये एरिया कैलकुलेट करो, आप यहां से पाई/2 से और यहां तक का एरिया कैलकुलेट करो, पाई तक, ये एरिया कैलकुलेट करो आप, तो केवल इतना कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लिमिट लगाओ, लिमिट आएगी आपकी पाई/2 से कहां तक, पाई तक, साइन एक्स dx, कितना आएगा बोलो, माइनस कोस एक्स, लिमिट लगाओ, कितनी है, पाई/2 नीचे, ऊपर कितनी है, पाई, ठीक है। क्या आंसर आएगा, माइनस कोस एक्स की वैल्यू बोलो पाई, माइनस माइनस प्लस कोस पाई/2, ठीक है। क्या आंसर आया, माइनस कोस पाई की वैल्यू -1 प्लस कोस पाई/2 0, क्या आंसर आया, +1, कितना आंसर आया, +1, आया कि नहीं। चलो और बात करते हैं, फिर और बात करते हैं, ये रहा साइन का ग्राफ, ऐसे अगर आपसे कहा जाए कि नहीं सर आप तो ऐसा करो, पाई से और 3 पाई/2 ये कैलकुलेट करो, यानी ये एरिया कैलकुलेट करो, तो इसकी वैल्यू -1 आनी चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू +1 आई थी, अभी तो कैलकुलेट किया था अपन ने, पाई/2 से पाई, ये वैल्यू +1 आई थी, तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -1 आनी चाहिए। चलो करते हैं, देखें, साइन एक्स dx, क्या आएगा बोलूं, पाई से 3 पाई/2, ये पाई, ये 3 पाई/2, ठीक है। करो एरिया माइनस कोस एक्स, लिमिट लगाओ, क्या लिमिट आई, पाई से 3 पाई/2 माइनस कोस 3 पाई/2 माइनस माइनस प्लस कोस पाई,
माइनस कोस 3π/2, कितना आंसर आएगा 0, कोस 90, ठीक है। जो वैल्यू कोस 90 की होती है वही 270 की होती है, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा 0, प्लस कोस पाई की वैल्यू कितनी हुई -1, यानी आंसर कितना आया -1, ठीक है। आया कि नहीं आया? चलो एक लास्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, वो ये कि सर आप तो ये कैलकुलेट करो, बस मानने दो सबको, ये π/2 और ये हो गया 3π/2, ये कैलकुलेट करो, यानी कि ये एरिया और ये एरिया, इनको कैलकुलेट करो। तो अपन जानते हैं ये +1 है और ये जानते हैं -1, तो आंसर कितना आना चाहिए 0। देखते हैं 0 आता है क्या। sin x dx, लिमिट लगाओ π/2 टू 3π/2, ठीक है। 3π/2 मीन्स 270, ये एरिया। बोलो sin x का कितना आएगा -cos x, लिमिट π/2 से 3π/2, ठीक है। कितना आया -cos x की जगह 3π/2, माइनस माइनस प्लस cos π/2, ठीक है, माइनस cos π/2 0, cos π/2 0, आंसर आया 0। तो बच्चा लोग इस तरह से हम एरिया की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए बहुत, कल बात करेंगे अब, ठीक है।